सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जीव विज्ञान का अगला चैप्टर जो कि है पार्ट 6 और इसके अंतर्गत हम जानेंगे आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि मैं डिटेल आपको पढ़ाऊंगा और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। उसके अलावा जो भी बुक है आपके पास आप उससे पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें भी ये चैप्टर दिया होगा। मेनली लूसेंट सबके पास होगी, तो लूसेंट से आप फिर उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं जो भी बुक आपके पास है। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के जो आईएमपी फैक्ट हैं उनको बस यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये जो है वीडियोज़ की सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है वो आपको अच्छी लग रही होगी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंसिडेंट आज मैं जो है मेरे साथ हुआ, मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं बैंक गया था, तो वहाँ पर मुझे मेरा एक स्टूडेंट मिला जो कि बहुत देर से मेरे को देख रहा था। फिर उसने हिम्मत करी पूछने की कि आप ब्रजेश सर ही हो, इस तरीके से। तो क्योंकि मैं उसके बगल में ही बैठ के फॉर्म भर रहा था, तो उसने मेरे से बातचीत की कि सर मैंने आपके वीडियोस देखे, मैं कहीं कोचिंग क्लास नहीं गया और मध्य प्रदेश पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन हो गया, बस अब मेडिकल की प्रोसेस बाकी है। तो ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ कि यार मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो प्री एग्ज़ाम था यानी रिटन एग्ज़ाम था, तो उसके लिए तो लोगों से मैंने रोल नंबर वगैरह मंगाए थे, लोगों ने बताए थे बहुत सारे सिलेक्शन हुए थे। लेकिन कोई जब मिलता है आपको अपने सिटी में, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आपको कोई मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक कि वो स्टूडेंट भी, नाम तो मैं नहीं पूछ पाया उसका क्योंकि काम भी था और इतना ध्यान ही नहीं रहा कि नाम पूछ लूँ मैं। तो अगर वो देख रहा होगा तो कमेंट करेगा मे बी, क्योंकि वो हमारी पूरी सीरीज़ को देखता है, अभी रेलवे की तैयारी उसकी चल रही है, तो मे बी वो कमेंट करेगा। तो अच्छा लगा आज मुझे कि हाँ, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हो रहे हैं एग्ज़ामों में। तो निरंतर पढ़ाई करते रहिए, हमारे चैनल के थ्रू आपको भी सफलता मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है जेनेटिक्स के बारे में। अब देखिए, मेनली एक जेनेटिक्स का ओवरव्यू ये होता है कि आपको वो समझ लीजिए कि आपके अपने माता पिता या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, जैसे कि बोलते नहीं कि यार ये तो अपने बाप पे गया है, ये तो अपनी माता पे गया है, इसके लक्षण पूरे अपने बाप जैसे हैं। तो ये चीज़ें जो बोलते हैं ना, यही चीज़ है जेनेटिक्स, कि जो आपके पिताजी के गुण थे वो आप में आ गए, जो आपके माताजी के गुण थे वो आपके आ गए। तो यही इसी चीज को बोला जाता है जेनेटिक्स। अगर एक लोकल समझने की बात से हम करें कि आखिर कोई अगर हमसे जनरल वे में पूछ ले कि भैया एक अनपढ़ को समझाना है कि जेनेटिक्स होता क्या है, तो उसको आप कैसे समझाओगे? तो उसको आप ऐसे ही समझाओगे कि भैया आप हो, आप में कुछ लक्षण आपके पिताजी के जैसे हैं, तो वो लक्षण कैसे आए? वो लक्षण जैसे भी आए उसी चीज को जेनेटिक्स बोलते हैं, उसी के अध्ययन को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारे पास जो लिखा हुआ है, चीजें पढ़ते हैं। जीन वे इकाइयां हैं जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। यानी कि ये जो हमारे गुण थे कि जो फादर के गुण बेटे में आ गए, तो उसको ट्रैवल कौन कराता है? तो उसको जो ट्रैवल कराता है वो कराता है कौन? जीन। याद रखिएगा, जीन उसको ट्रैवल कराता है। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने। अब देखो, ये जोहानसन जो है, इसको याद करने की एक फनी ट्रिक है। जोहानसन, अब जोहानसन की बात करें तो ये हमको याद कैसे रहेगा? अमूमन हमको याद ही नहीं रहता कि जोहानसन कैसे याद रखें। तो इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाइड किया, जोई है सन। यानी कि भाई जीन अगर किसी में जीन है, अगर हमारे जीन किसी में है, यानी कि वो मेरा रिलेटिव है। मान लीजिए कि कोई फादर है और एक बेटा है, दोनों का रिलेशन है फादर बेटे का, ठीक है। तो बेटे में फादर के जीन है, तो फादर क्या बोलेगा? भैया जो ही आए सन, यानी कि यही है सन, मेरा यही है सन। तो उसने बोला, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो ही आए सन, सन यानी बेटा, तो जोहानसन जीन। ऐसे करके आप जो है इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा फनी है लेकिन याद करना है हमको कैसे भी, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, जीन। अब क्या है? अनुवांशिकी वंशागति का अध्ययन है जिसमें माता पिता
से संतानों में हस्तांतरित होने वाले गुणों का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी, ठीक है, ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। तो भैया मेंडल साहब को बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। मेंडल साहब जो है फादर हैं जेनेटिक्स के, तो ये आपको याद रखना है। तो इसी कारण उन्हें अनुवांशिकता का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा, कुछ बुक्स में मिलेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है ग्रेगर मेंडल जी को। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। आधुनिक यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स की बात की गई है, तो घुमा के भी क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। तो हमको क्या याद रखना है, मेंडल जी को याद रखना है कि भैया फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, और जोहानसन को भी याद रखना है। आगे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें, तो जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, तो उनको हम अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, और इनको कारक यानी कि फैक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैक्टर भी कहा जाता है। अब मेंडल साहब ने क्या किया था कि भैया कुछ जो है उन्होंने अपने प्रयोग किए थे, प्रयोग के द्वारा कई चीजें पाई गई थी। सबसे पहले जो है मेनली देखिए क्वेश्चन कभी कभी आता है कि उन्होंने जांच किस पौधे पे की थी, तो आपको याद रखना है मटर, मटर का जो पेड़ था या मटर का जो पौधा था उस पे उन्होंने अपनी प्रक्रिया जो भी शोध था जारी किया था, तो उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक ही गुणों में विभिन्न विरोधी रूपों को प्रकट करने वाले पौधों को एक दूसरे का एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एक दूसरे का एलील कहते हैं, या फिर एलीलोमोर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो एलील कहते हैं या फिर एलीलोमोर्फ कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें, लंबापन टी, बौनापन स्मॉल टी एक दूसरे के एलील है। अब देखिए ये लंबापन टी जो आया और स्मॉल टी आया, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो इसके पीछे की कहानी आपको बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। क्या हुआ कि मेंडल जी ने जब मटर का मतलब जो मटर का पौधा लिया और उस पर अपना प्रयोग किया, तो उनको एक चीज पता चली। क्या पता चली कि भैया जो भी था, मतलब उन्होंने जोड़ों में देखिए मेनली शायद 7 जोड़े थे, 7 जोड़ों में उन्होंने प्रयोग किया था। तो जो भी जोड़े थे, है ना, जो भी जोड़े थे, तो उन्होंने एक चीज देखा कि सब में 2 गुण तो हैं। अब उसमें एक गुण जो है दूसरे गुण को हमेशा दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 2 लोग हैं, जो एक ताकतवर है वो दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने इसी को जो है नाम दे दिया, इन दोनों गुणों को नाम दे दिया। एक जो दबा रहा है उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया प्रभावी, और दूसरा जो दब रहा है उसको अप्रभावी, यानी कि उसमें प्रभाव ही नहीं है। तो ये चीज बोला, और इसी को जो है इन्हीं में से लक्षणों को उन्होंने, अब जो प्रभावी लक्षण हुआ उसको टी यानी कि कैपिटल टी में बता दिया, और जो अप्रभावी लक्षण हुआ उसको स्मॉल टी में बता दिया। तो यही है टी के बीच की आपका रिलेशन। तो इसको आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। और अगर रंग की बात करें, तो जैसे सफेद रंग भी है तथा काला रंग स्मॉल भी है, तो एक दूसरे के ये एलील होंगे, यानी कि एक दूसरे के जो भी विपरीत होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वे लक्षण जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उन्हें हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि जो लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फिनोटाइप बोलते हैं, तथा जो अनुवांशिक होते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते उन्हें हम जीनोटाइप बोलते हैं। यानी कि भैया बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है, वो अंदर है, हमारे खून में है ना। जैसे बोलते हैं ना गुजरातियों के खून में होता है भैया मार्केटिंग करना, धंधा करना, तो वही चीज बोला जाता है कि खून में है तो हमको दिखाई तो नहीं दे रहा भैया, ब्लड में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, जीनो, जीन आ गया ना, जीन, हमारा जीन को आप देख नहीं सकते, तो जीन आ गया, तो जीनोटाइप यानी जो दिखाई नहीं देगा, और फिनोटाइप मतलब जो दिखाई देगा। 2 विपरीत गुणों में से जो गुण स्वयं को प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी, जो हमने पीछे आपको बताया प्रभावी यानी कि डोमिनेंट, और जो छिपा रहता है जो अप्रभावी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं, यानी कि अप्रभावी बोलते हैं। तो ये चीज मैंने अभी पीछे बताया था, यहां पे फिर से रिपीट हुआ। जब प्रभावी गुण संपूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता है तो उसको हम अपूर्ण प्रभाविता मानते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मानते हैं, या फिर उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं।
अब एक यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लेके एक तरीके से समझाया गया। देखिए क्या चीजें हैं कि प्रत्येक गुण को प्रदर्शित करने के लिए दो कारक होते हैं। उदाहरण के लिए एक ऊंचाई के लिए, यानी कि देखिए जो भी गुण है उसको हमने, जैसे गुण है तो ऊंचाई के लिए यानी कि लंबापन के लिए टी लिया, जो कैपिटल टी था जो दिखा रहा है, और बौनापन के लिए हमने स्मॉल टी लिया। अब देखिए इसमें क्या चीज बोला, यदि जनक यानी कि पेरेंट की कायिक कोशिका में दोनों कारक एक समान होंगे तो वो टीटी होगा। यानी कि भैया उसकी माताजी भी लंबी थी और उसके फादर भी लंबे थे, तो दोनों के गुण टीटी हो गए। अब लेकिन क्या हुआ कि उसके फादर लंबे थे और माताजी थोड़ी छोटी थी, तो ये फादर टॉल हो गए और ये बौने हो गए, तो है ना। और या फिर और क्या कंडीशन बन सकती है, एक कंडीशन ये बन सकती है कि फादर मदर दोनों स्मॉल टी हो, तो इस तरीके की कंडीशन बनती है। तो वही चीज यहां पे बताया, जैसे कि टी यानी कि दोनों लंबे हैं और टी यानी कि दोनों छोटे हैं, तो आदि इस अवस्था में सम युग्मी। अब जो टी होगा है ना, टी और टी दोनों लंबे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सम यानी एक से है ना, सम युग्मी होंगे, ठीक है, युग्मजी होंगे। और जो विपरीत होंगे, यानी कि अब देखो इसमें जो स्मॉल टी होगा ये भी सम होगा, लेकिन जो कैपिटल टी और टी होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विषम। सम विषम यानी एक सा और ये अलग अलग। तो ये बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑप्शन में दे देगा अगर कि भैया मेंडल के द्वारा प्रयोगों में ये कैपिटल टी का क्या मतलब है, कौन सा युग्म है, सम है विषम है, इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। अब देखिए क्या हुआ था कि जो मेंडल जी थे तो उन्होंने बहुत सारे अपने प्रयोग किए थे मटर के ऊपर, तो उनको जो है इसी टाइप की चीजें मिली। और अब क्या हुआ कि उन्होंने देखिए कई सारे किए, जैसे कि अगर हम प्रयोगों को समझाएं तो क्योंकि वो समझाना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब सबसे पहले किया, तो सबसे पहले जब उन्होंने किया तो भैया उन्होंने लिया एक ऐसा पेड़ जो लंबा है, जिसके दोनों गुण लंबे हैं, और एक ऐसा पेड़ लिया जिसके दोनों गुण छोटे हैं, तो ये दो लिया। अब इससे उनको जो एक प्रोडक्ट मिला, वो क्या प्रोडक्ट मिला, वो मिला संकर यानी कि हाइब्रिड। दो चीजों से मिलकर बने को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड प्रोडक्ट मिला, वो क्या मिला, वो मिला टी और स्मॉल टी मिला। यानी कि एक गुण इसका आ गया भैया और एक गुण इसका आ गया, तो वो हमको क्या मिला, हाइब्रिड मिला। ठीक है, हाइब्रिड मिला। तो इससे क्या हुआ, अब मेंडल जी ने कहा यार ये तो कुछ अलग ही हो गया, हाइब्रिड मिल गया हमको। अब अगर वो क्या करेंगे, अब उन्होंने सोचा कि चलो यार और किया जाए। अब उन्होंने फिर जो लिया, अगर बात करें तो उन्होंने फिर क्या लिया, कि इसको मैं बताता हूं आपको, एक मिनट। उन्होंने फिर जो है हाइब्रिड वाला जो जनरेट हो गया इसको भी लिया होगा, इसमें भी कुछ चीजें की होंगी, तो फिर उनको क्या मिला कि भैया टीटी मिल गया और फिर शंकर लंबा भी मिला। मतलब ऐसे ही करते गए कई सारी चीजें यहां पर मिली उनको। तो यही चीज जो है उनकी प्रैक्टिस मिली। तो इसकी ट्री है, एक ट्री स्ट्रक्चर है इस टाइप का, वो आपको बुक्स में मिल जाएगा। तो मेनली सबसे पहला वाला आप याद करना है कि उन्होंने सबसे पहले टीटी लिया और ये लिया, और इन दोनों से मिलकर जो प्रोडक्ट बना तो वो बना टी और स्मॉल टी, जिसको हम संकर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश की बात करें तो हाइब्रिड बोलते हैं। देखिए क्या है, अब पढ़ते हैं, अब आपको ये एकदम समझ में आएगा। संकर हाइब्रिड वे पौधे होते हैं जिनमें दोनों विपरीत गुण उपस्थित होते हैं। वही चीज, विपरीत गुण क्यों, टी और टी। तो ये टी जो है आपका, ये आपका लंबापन है और ये टी जो है बौनापन है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और इसको हमने क्या बोला था, एलेल बोला था। तो वही चीज यहां पर हो गई। मेंडल ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग में केवल एक लक्षण का प्रयोग किया था, अतः ऐसे क्रॉस को एक संकर क्रॉस या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इसके पश्चात उन्होंने दो विपरीत लक्षणों के साथ जो लेकर प्रयोगों को किए, तो ऐसे क्रॉस को द्विसंकर यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ही हो गई। पीढ़ी जो जनक पौधों से उत्पन्न होती है पुत्रीय पीढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है, पुत्रीय पीढ़ी कहलाती है। यानी कि जो पीढ़ी जन्म ले रही है, उत्पन्न ले रही है, यानी कि वही चीज कि मूल था हमारे पास ये वाला, इससे जन्म लिया ये वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पुत्रीय पीढ़ी बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जेनेटिक्स में लोगों को बहुत दिक्कत जाती है, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से समझा रहा हूं। देखिए इसमें भी घबराइएगा नहीं, कितना लंबा वीडियो जा रहा है। अभी इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो लंबा हो सकता है, आधे घंटे तक का भी वीडियो जा सकता है। टॉपिक छोटा है लेकिन एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा।
अब थोड़ा सा ये जो है मेंडल जी के बारे में क्या कहा गया है, तो देखिए मेंडल जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेंडल जी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नगर ब्रेन, ठीक है, में ईसाई मत के पादरी थे। वो क्या थे भैया, देखो ईसाई मत के पादरी थे, फिर साइंटिस्ट बन गए। उन्होंने उद्यान में लगे मटर के पौधे, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मटर के पौधे पर एक अनेक प्रयोग करके अनुवांशिकता के गुणों का अध्ययन किया और अपने सही अन्वेषण एवं गणितीय विश्लेषण के पश्चात मेंडल ने अनुवांशिकता के संबंध में पहली बार सही सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, और जिसे उन्हीं के नाम से मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया। मेंडल ने अपने निष्कर्षों को सन 1865 में द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न, जो आपका था यानी कि ब्रेन, उसमें नामक एक पत्रिका में प्रकाशित किया। और लेकिन उस समय जो है इनकी जो है इन चीज़ों पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। उन्होंने ये बताया था लेकिन उतने फेमस नहीं थे, एक पादरी थे, तो उन्होंने कहा यार पादरी की बात पे क्या विश्वास करना, ये सब चीज़ें जो है बोला गया। 30-35 साल तक उनकी बातों पर जो है कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन ध्यान कब दिया गया भैया, मरने के बाद 1900 के आसपास ध्यान दिया गया। तो आगे पढ़ते हैं, देखिए मेंडल की मृत्यु के लगभग 40 वर्ष पश्चात जनवरी के कॉरेंस हॉलैंड के डीब्रीज को हमने पिछले भाग में पढ़ा है, डीब्रीज के बारे में, और ऑस्ट्रिया के सैरमार्क ने अपने अपने प्रयोगों में उन्हीं निष्कर्षों को निकाला जो मेंडल ने प्रस्तावित किए थे। तो देखिए भाई यही होता है कि जो पहले से फेमस है अगर वो पुरानी चीज़ों को भी करते हैं, लेकिन उनको जो है यहाँ पर उनका जो बताया था उन्होंने, तो उनको उपाधि दी गई भी है फादर ऑफ जेनेटिक्स, उनको बताया गया, ऐसा नहीं किया गया कि उन्होंने उसका कॉपीराइट ले लिया था, है ना। ये चीजें यहाँ पर बताई गई। तो ये हमने क्या जाना भैया, मेंडल जी के बारे में जाना। तो मेंडल जी का एक क्वेश्चन तो बनता ही है कि हाइब्रिड जो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाएगा, तो वो मेंडल जी को कहा जाएगा। और उन्होंने, देखिए क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मेंडल जी ने कितने नियम दिए थे, उनके कितने नियम थे, तो उनके नियम आप याद कर लो, आई थिंक तीन नियम थे उनके। कितने? 3 नियम थे। ये एक क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी बुक में, शायद लुसेंट के ऑब्जेक्टिव में ही आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ये मेरे को पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 नियम उन्होंने बताए थे। कुछ एक डोमिनेंस लॉ करके भी था और इंडिपेंडेंट करके भी, ऐसे कुछ लॉ हैं जो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि कितने 3 लॉ थे, ठीक है, आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ये 3 लॉ थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने पेड़ पौधों के बारे में जाना, अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि मानव के बारे में, ह्यूमन जेनेटिक्स, जिसपे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं उसके बारे में। जीन जो है क्रोमोसोम में स्थित होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र में लगभग 1000 जीन एक पंक्ति में जो है विन्यासित होते हैं। यानी कि जीन जो होते हैं आपके गुणसूत्र में होते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भैया, 46 होती है। जोड़ों में बात करें तो 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो 23 जो है आपके मेल के रहेंगे और 23 फीमेल के रहेंगे, और मिलने के बाद जो भी एक हाइब्रिड प्रोडक्ट बनेगा, तो वो चीजें यहां पर बताई गई हैं। अब भिन्न भिन्न जंतु एवं पौधों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। मनुष्यों की कोशिका में शुक्राणु एवं अंडाणु कोशिका को छोड़कर सभी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? वही 46 गुणसूत्र। देखिए क्वेश्चन जब आता है तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आंसर 46, और कितने जोड़े या कितने पेयर ऑफ, तो आपको 23 लगाना है, क्योंकि कई लोग ये चीज पूछ लेते हैं कि सर 23 है कि 46 है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, अगर उसने जोड़ा पूछा है, पेयर पूछा है, तो 23, और कितने हैं तो आपके 46, है ना ये चीजें। अब शरीर की कोशिकाओं में क्रोमोसोम जोड़ों में पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए यहां पे भी क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड 1-2 चीज और है हमारे पास जो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर x होगा तो क्या होगा, xy होगा तो क्या होगा। फेवरेट क्वेश्चन RRB और SSC का, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, लगभग हर बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। जरूरी भी है, हमारे लाइफ से संबंधित है। तो भैया देखो x अगर होगा तो याद रखिए लड़की होगी, और अगर x
वाई होगा तो लड़का होगा। ठीक है, तो ये दो चीज बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिए कि एक्स वाई होगा तो लड़का होगा, और एक्स एक्स होगा तो कौन होगा, लड़की होगी। तो ये चीजें आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि इस पे जो है क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन और आता है कि लिंग निर्धारण में, जो लिंग निर्धारण होता है उसमें मेन भूमिका किसकी होती है, तो मेन भूमिका होती है पुरुष की। किसकी होती है, मेन भूमिका पुरुष की होती है। ये चीज आपको है बिल्कुल याद रख लेना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। किसके होते हैं, पुरुष के होते हैं। यानी कि लड़की होगी कि लड़का होगा, ये डिपेंड करता है। अब देखिए क्यों डिपेंड करता है, देखिए इसको भी समझ लीजिए, रीजन है हर चीज का, क्योंकि साइंस है। लड़की थी, मान लीजिए देखिए मेल है और फीमेल है, दो लोग हैं, और इनके बाद इनका जो भी लड़का लड़की हुआ, एक्स एक्स या एक्स वाई जो भी हुआ, लड़का या लड़की, यहाँ भी मेल या फीमेल होगा। तो कैसे निर्धारण होगा, एक्स एक्स यानी कि फीमेल और एक्स वाई यानी कि मेल। तो इससे तो हमेशा एक्स ही मिलेगा, यानी कि माता से क्या मिलेगा, लड़की से एक्स ही मिलेगा हमेशा। अब मेल पे सब डिपेंड है ना, अगर मेल की तरफ से एक्स आ गया तो ये लड़की हो जाएगी, और मेल की तरफ से अगर ये वाई आ गया तो लड़का हो गया, है ना। दोनों स्थिति में निर्धारित कौन करेगा, निर्धारण करेगा मेल। तो मेल का जो स्पर्म होगा, मेल के जो जीन होंगे, उसमें जो अगर मेल के उधर से एक्स पहुंचता है तो लड़की हो जाएगी, वाई पहुंचता है तो लड़का हो जाएगा। तो ये रीजन है साइंस में, हर चीज साइंस में कभी भी आप किसी को, मतलब कोई कुछ भी आपको बताता है तो उसका आप रीजन उससे पूछ सकते हैं क्यों, क्योंकि साइंस में हमेशा साइंस है ही क्यों क्या कैसे, इन्हीं तीन चीज पर जो है साइंस बनी हुई है, क्यों क्या और किस लिए, इन्हीं सब चीजों पर साइंस वर्क करता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है, इतना ही जेनेटिक्स है। बुक में आपको बहुत ढेर सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इतने ही हैं। बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको समझा दिया, इससे बाहर जेनेटिक्स से तो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं, जो इससे बाहर के क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव अब स्टार्ट होता है हमारा। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। आनुवांशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं, तो भैया आनुवांशिकता के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल साहब कहे जाते हैं। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो जीन यानी कि भैया जिसमें जीन हमारा होगा वो बेटा होगा, तो जो या सन, तो जोहानसन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, जोहानसन। मेंडल के नियमों का एक अपवाद, तो देखिए ये एक अपवाद जो है वो है सहलंगता। ठीक है, यानी कि मेनली जो है इसमें इनकम्प्लीट सेक्सुअल चीज़ों के बारे में बताया नहीं है उन्होंने, कि कुछ भैया इनकम्प्लीट भी हो जाता है, उनके बारे में ये चीज़ यहाँ पर नहीं बताई गई है मेंडल जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, और इनमें जो है विपर्यायी जो था आपका, इनमें विपर्यायी, ठीक है, विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे, या फिर इनका आर्थिक महत्व अधिक था। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है कि इसमें जो है भैया विपर्यायी लक्षण उपस्थित ज्यादा थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोनोहाइब्रिड अनुपात में क्या होते हैं। तो देखिए ये तो आप बोलोगे कि भैया डिटेल में तो हमने पढ़ा नहीं कि जो मोनो वाले होंगे उसमें क्या अनुपात होगा। तो देखिए इसमें जो है अनुपात चलता है वो चलता है 3:1 का। अब 3:1 का मतलब क्या होता है, 3 यानी 1 का मतलब 3 भाग लंबा है और 1 भाग बौना है, ये चीज चलता है। बस इतना ही आप अपने जो है दिमाग में इसको बनाए रखिए, लंबे और बौने पौधे का ये रेशो होता है, और यही चीज जो है उन्होंने अपने ये लॉ में बताई, जो 3 लॉ है उनमें से इन लॉ में इन्होंने इसको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो ये डीएनए के लिए किसको मिला था, तो ये मिला था आपको खुराना जी को। किसको, खुराना जी को मिला था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के हिसाब से। ठीक, सभी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जैसे कि अभी देखिए भैया, देखिए मैं जो है किसी पर्टिकुलर एग्जाम को ज्यादा फोकस करके नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चंस डालता हूं
जो आपके सभी एग्जामों में कवर हो जाए। लेकिन मेनली जैसे रेलवे का एग्जाम आ चुका है तो हम रेलवे के हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे की टेस्ट सीरीज अगर चल रही है, या क्योंकि मैं इसको जो है साइंस नाम से कर रहा हूं, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाहे वो एसएससी में आ सकते हैं, चाहे रेलवे में आ सकते हैं, पीएससी में आ सकते हैं, आईएएस में आ सकते हैं, कहीं भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं मेरा कंटेंट क्वालिटी कंटेंट रहता है। आप चेक कर सकते हैं, मैं और चैनलों की तरह नहीं कि बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन आपको बता दूं कि हाँ भैया बहुत अच्छा है, इसका आविष्कार किसने किया, पेनिसिलिन की खोज किसने की, जो क्वेश्चन आज के ग्रुप डी में भी नहीं पूछे जाने। तो ये वैसे क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तो उसको आप पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अब बात करें ग्रेगर मेंडल जी की, तो ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? मेंडल जी की बात की है तो भैया बनी सी बात है, मेंडल जी ने क्या जेनेटिक्स के बारे में बताया था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स, अनुवांशिकता के नियम के लिए। अब हरगोविंद खुराना, जिनको अभी हमने पढ़ा था कि नोबेल मिला है, को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो भैया नोबेल मिले था, और किसके लिए मिला था? ये मिला था आपका जीन संश्लेषण के लिए। अभी हमने पीछे ही पढ़ा। तो देखिए सभी क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैया स्वतंत्र अव्यूहन की बात करें का अभिप्राय क्या है? एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना, एक माता पिता के लक्षणों का पृथक ना होना, पैतृक लक्षणों का मिलना, या फिर पैतृक लक्षणों का प्रकट होना। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है कि भैया एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। तो देखिए यहां से आपको एक चीज कंफर्म हुआ कि नियम कितने हैं उसके? नियम 3 हैं। और जैसा कि मुझे याद आ रहा है तो एक नियम तो डोमिनेंस के ऊपर है, शायद लॉ ऑफ डोमिनेंस करके, और एक नियम और कुछ है इंडिपेंडेंट करके। तो ये 2 नियम बस अभी स्ट्राइक कर रहे हैं, तीसरा नियम मेरे को जो है बिल्कुल दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, तो वो मैं आपको जो है नहीं बता पा रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बुक में आप देख लीजिएगा, उस पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं लेकिन एक बार देख लीजिएगा। मेंडल द्वारा प्रतिपादित, तो देखिए इसमें क्या था, तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंधित स्थापित करते हैं किसमें? तो आंसर है भैया देखिए पृथक्करण, स्वतंत्र अप्यूहन और प्रभाविता और अप्रभाविता के ऊपर यहां पर किया जाता है। जो है ना अपव्यूहन, अपव्यूहन, तो ये भी जो है उनका लॉ ही है। ये क्या है? उनका लॉ ही है। पृथक्करण भी उनका जो डोमिनेंस वाला है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो वो भी जो है इसी लॉ पर जो है आपका डिपेंड करता है। तो ये सब उसी चीजों पर एक दूसरे से जो है मिले हुए हैं। ठीक, जीन्स बने होते हैं। अब जीन्स किससे बने होते हैं? जिसकी खोज या जिसको नाम दिया जोहानसन ने, डीएनए से, आरएनए से, डीएनए आरएनए दोनों से, या फिर प्रोटीन से। तो इसका आंसर है भैया डीएनए से। जीन में डीएनए होता है। ठीक, अनुवांशिकी जो बोलते हैं ना, डीएनए टेस्ट करा लो पता चल जाएगा कि ये किसका बेटा है और क्या है, तो वो इसी चीज से पता चलता है। ठीक, बात करें अनुवांशिकी उत्परिवर्तन की, ठीक है, तो होता है किसमें होता है? डीएनए में होता है, आरएनए में होता है, राइबोसोम में होता है, या फिर क्रोमोसोम में होता है। तो इसका आंसर है क्रोमोसोम में होता है। किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, राइबोसोम में। तो देखिए बनी सी बात है, चारों ऑप्शन गलत हो गए भैया। माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इन सब में नहीं होते। वो किसमें होते हैं? वो होते हैं गुणसूत्रों में। एक सामान्य मनुष्य शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या की बात करें तो कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या होती है 22। ये आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए कि भैया ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ऑटोसोम की संख्या 22 होती है। मनुष्य में लाल हरी वर्णता को जाना जाता है किससे? है ना, लाल और हरी वर्ण अंधता, प्रोटोनोपिया या फिर ड्यूटेरानोपिया, 1 और 2 दोनों, या फिर मार्फेंस सिंड्रोम के नाम से। तो इसका आंसर है आपका 1 और 2 दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। तो भैया अगर जिसको भी लाल हरा चीज नहीं दिखाई देता तो रेलवे में जाने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि रेलवे में लाल और हरे का ही काम है। लाल तो ट्रेन रोको, हरी तो ट्रेन चलाओ। तो लोको पायलट वाले थोड़ा चेक कर ले, कलर ब्राइटनेस तो नहीं है हमको। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, मतलब एक जीन एक एंजाइम, ये किसके द्वारा दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, हरगोविंद खुराना ने दिया था, बीडल व टैटम ने दिया था, या फिर मॉर्गन ने दिया था? तो इसका आंसर है बीडल व टैटम ने दिया था। तो याद रखिएगा भैया कि बीडल और टैटम ने एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्र में, पुत्रियों में, पुत्र के पुत्रों में, या पुत्रियों के पुत्रों में? तो इसका आंसर है पुत्रियों के पुत्रों में। किसमें? पुत्रियों के पुत्रों में यहां पर आंसर जाएगा।
अब अगला जो है, अगर यहाँ पर हम बात करें कि लाल हरी, ठीक है, लाल हरी बनता होने का कारण क्या है, यानी कि वही जो कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण क्या है? अधिक मदिरापान, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, वाई गुणसूत्रों की वंशागति, या विटामिन ई की कमी। तो इसका आंसर है एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। तो देखिए भैया यही चीज है कि जो है वो एक्स गुणसूत्रों पर निर्भर है, इसलिए यहां पर जो आंसर किस लिए गया था, पुत्रियों पर गया था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि लड़कियों का एक्स एक्स यहां पर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो व्याधि होती है ना, निम्नलिखित, देखिए आई थिंक ये आपको शायद क्लियर ना हो रहा हो, मैं एक बार और समझा देता हूं आपको यहां पर कि पुत्रियों के पुत्रों में कैसे होगा। ठीक है, पुत्रियों के पुत्रों में ये कैसे हो सकता है। देखिए यहां पर जो था एक्स एक्स और एक्स वाई के द्वारा विवाह हुआ, वहां से पुत्री हुई, तो एक एक्स इसका आया और एक एक्स यहां पर इसका आ गया, तो पुत्री हुई। मान लीजिए इस एक्स के थ्रू जो, अब देखिए इसमें क्या था कि जो कलर ब्लाइंडनेस था तो वो एक्स के हो रहा था, एक्स गुणसूत्रों से हो रहा था, तो ये पुरुष में था, तो यहां से वो इसमें भी आ गया। अब इसका जो बेटा होगा तो एक एक्स इसको मिलेगा और एक किसी और का वाई मिलेगा, तो इसमें भी जो है वो यहां पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये थोड़ा सा जेनेटिक्स काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? हीमोफीलिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर या पेचिस? तो यह हीमोफीलिया जो है ये वंशानुगत चलती है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द जैसा कि मैं बता चुका हूं जोहानसन इसका आंसर है। कौन? जोहानसन। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन विश्लेषण, गुणसूत्र विश्लेषण, डीएनए का मात्रक विश्लेषण या डीएनए फिंगरप्रिंट? जैसा कि हम बताते हैं कि भैया आपको चेक करना है कि ये किसका बेटा है, तो डीएनए टेस्ट जो है हर चीज में इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंट। देखिए यहां पर आई थिंक ये आंसर मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि हाँ वैसे डीएनए फिंगरप्रिंट से भी आप चेक कर सकते हो, मेनली ये प्रोसेस है, बिल्कुल सही है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, ये उसका जो है यहां पर नाम हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि डीएनए ये फिंगरप्रिंट से आप कैसे चेक कर सकते हो, लेकिन ये एक प्रोसेस होती है, एकदम सही है आपका डी बात। एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? सभी पुत्रियां वर्णांध होगी, सभी पुत्र वर्णांध होंगे, आधे पुत्र वर्णांध होंगे और कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं होगी। तो इसका आंसर है भैया आधे पुत्र वर्णांध हो जाएंगे, यानी कि आधे जो पुत्र होंगे उनमें जो संभावना 50% पुत्रों में संभावना रहेगी कि वो भी यहां पर वर्णांध हैं। ठीक है, अब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ठीक है भैया, ल्यूवेनहॉक, सॉल्क या फिर वॉटसन एंड क्रिक या फिर डाल्टन? तो इसका आंसर है वॉटसन एंड क्रिक। तो ये आपको भैया याद रखना है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया था। मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन, इसको कॉपी में लिख लो, बुक में लिख लो, दिमाग में लिख लो, जहां भी लिखना है लिख लो। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? अनुवांशिक विभिन्नता के कारण, वातावरण के कारण, एक दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर भैया एक दो दोनों। सबसे पहला तो मेजर है कि भैया जीन कैसे हैं आपके, क्योंकि शादी हुई तो जरूरी नहीं एक से जीन हो आपके, भैया फादर अलग रहेंगे, मदर के जीन अलग रहेंगे, और वो जो निकलेगा प्रोडक्ट वो निकलेगा भैया संकर, यानी कि हाइब्रिड प्रजाति का निकलेगा, उसमें दोनों के गुण रहेंगे, तो इसलिए एक समान नहीं हो पाते हैं। और कुछ वातावरण पर भी निर्भर करता है। बोलते हैं ना कि भैया जब की लड़की प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, तो उसका वातावरण अच्छा रखो, लड़ाई मत करो, खुशी खुशी का माहौल रखो, अच्छी चीजें देखो, टीवी भी देखो तो अच्छा देखो, पढ़ाई करो, तो जैसा माहौल रहेगा वैसा बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होगा। सब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर ज्यादा मूवी देखते हैं, ये करते हैं, तो लड़का हीरो बन जाएगा, ये होगा वो होगा। तो ये सब चीजें निर्भर करती हैं, वातावरण पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आपका आसपास का माहौल कैसा है। जैसे कि आप भैया होशियारों के साथ रहोगे तो आप भी होशियार हो जाओगे, गधों के साथ रहोगे तो आप भी गधे हो जाओगे। तो ये चीजें बोलते हैं कि यार मेरा दिमाग अच्छा नहीं था, दिल्ली गया पढ़ने, वहां मैं एक आईएएस के साथ रहने लगा, स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो मैं आईएएस तो नहीं निकाल पाया, मैंने पीएससी निकाल ली। तो ऐसा होता है क्योंकि सामने वाले को देख के आप भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो। तो ज्यादा आज ज्ञान की बातें हो गई, चलिए हम पढ़ाई पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? कुष्ठ, वर्णअंधता या फिर क्षय रोग या फिर ल्यूकीमिया? तो इसका आंसर है भाई वर्णअंधता जो है ये एक इसी के बारे में जो है हमारे मेंडल जी ने नहीं बताया था।
अब जिनको वर्ण अंधता है वाले रोग को लाल रंग दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा या फिर बैंगनी दिखाई देगा, तो भैया लाल रंग उनको हरा दिखाई देगा तो सोच लिए कितनी बड़ी बात है। अगर रेलवे में आप जाते हो आपको लाल है तो आपको हरा देखा, आपने गाड़ी चला दी लाल में ही, तो बहुत ही दिक्कत हो जाने वाली है। तो इस चीज का टेस्ट जरूर कर लें। फिर है आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंड जो है, पर में से पति वर्णांध नहीं, यानी महिला को कलर ब्लाइंडनेस है लेकिन पति को नहीं है, और उसके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। इस संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही होंगे? तो देखिए, दोनों संतान जो है वर्ण अंधता से ग्रस्त होंगे। पुत्री को ये प्रॉब्लम होगी किंतु पुत्र को नहीं होगी। दोनों संतान को होगी या पुत्र को होगी और किंतु पुत्री को नहीं होगी। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है कि ये पुत्र होगा लेकिन पुत्री को नहीं होगी। ठीक है। जीन क्या है? यकृत का एक भाग है, आरएनए है, डीएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है। तो जीन जो है भैया डीएनए का एक भाग है। किसका भाग है? डीएनए का एक भाग है। आज का एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, कमेंट करके बताइएगा कि जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट करके नीचे बताना है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? मेंडल जी हैं, वॉटसन है, डार्विन है या खुराना है? तो सबसे कौन है भैया? खुराना जी। देखिए क्यों यहाँ पे खुराना, सब लोग फादर के चक्कर में मेंडल लगा देंगे, उन्होंने जीन के बारे में नहीं कहा था। और यहाँ पर प्रयोगशाला की बात हो रही, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था खुराना जी ने, और इसी के लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब एक जो कलर ब्लाइंड पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्र के जो है कलर ब्लाइंड होने की संभावना कितनी है? तो हमने पढ़ा था ना कि आधा है, यानी कि यहां पर देखिए 0% आंसर ले रहा है कि एक पुरुष है और वह सामान्य महिला की संतान में पुत्रों के जो वर्णांध होने की। हाँ, तो देखिए यहां पर ये था, हमने पढ़ा था कि भैया एक को है एक्स वाई और एक्स वाई मतलब एक्स 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 वाई फीमेल और मेल। तो अगला जो होगा, मान लीजिए वो लड़की होती है, तो जब इसका लड़का होगा एक्स वाई में होगा, तो यहां पर तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसलिए यहां पर ये जो है 0% जा रहा है। तो इसका आंसर एकदम सही है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो जैसा कि मैंने बताया, बालक यानी बॉय यानी लड़का, यानी कि एक्स वाई जब आपको होगा तब वो लड़का होगा, और एक्स एक्स होगा तो वो कौन होगा? मतलब लड़की होगी। तो यहां पर जो आंसर देखिए एक्स वाई कौन सा है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या होगा, पुरुष का वाई है ना, तो आंसर कौन सा जाना चाहिए? पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी लड़का की बात हो रही तो इसका आंसर जो है थर्ड वाला जाएगा, ये बी वाला गलत है। तो पुरुष का क्या है? वाई होगा और स्त्री का एक्स होगा, तो यहाँ पर एक्स वाई होगा, तो आपको पुरुष यानी कि मेल चाइल्ड की प्राप्ति होगी। हीमोफीलिया में क्या होता है? यानी कि हीमोफीलिया की अगर बात करें तो हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, आरबीसीज चिपक जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज कोशिकाएं भक्षी हो जाती है। तो इसका आंसर है कि भैया इसमें रक्त का थक्का ही नहीं जमता, कि अगर आपका हाथ है और कट जाता है तो खून बहता ही जाएगा, जल्दी रुकेगा नहीं। और ये जो है रानी विक्टोरिया को था, तो मेनली वहां से ये बीमारी फैली थी। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो वो हमने पढ़ा कि पिता का क्रोमोसोम होता है। किसका क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी होता है पिता का क्रोमोसोम। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी? 46 और जोड़े में 23। मनुष्य में नर का गुणसूत्र जो है सम्मिश्रण होता है, किसका होता है? तो भैया आंसर क्या जाएगा? एक्स वाई। नर का क्या होगा? एक्स वाई होगा। अनुवांशिकी इकाइयां हैं, देखिए मैंने टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं, तो सभी को देखिएगा। आपको अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको ना कहीं मिलने वाले हैं, और इस लेवल के ना क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और एग्जाम में इन्हीं में से आने वाला है। तो कृपया वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अनुवांशिकी इकाई क्या है ना? उसकी इकाई मतलब कौन है? क्रोमोसोम है, जीन है, राइबोसोम। देखो तो राइबोसोम और लाइसोसोम तो खत्म हो गया, या तो आंसर होगा क्रोमोसोम या तो आंसर होगा जीन। तो कितना आसान हो गया कि इन दो में फर्क करना। तो अनुवांशिकी की इकाई जो होती है वो जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन। जोहानसन ने इनकी खोज की थी। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका में देखिए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर है भैया डीएनए। डीएनए से ही देखिए अनुवांशिक जुड़ गया ना, तो या तो आपको जीन लगाना है, क्रोमोसोम लगाना है, डीएनए लगाना है, तो प्रोटीन होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट होगा नहीं, आरएनए होगा नहीं। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा डीएनए। जीन को व्यक्त किया जा सकता है किसमें?
डीएनए का एक भाग, ये हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देखिए यहाँ पर उपयुक्त सभी है। हाँ, बनी सी बात है, क्यों? क्योंकि अनुवांशिकता की इकाई थी, डीएनए का भाग था, उत्परिवर्तन की इकाई भी जीन को ही कहा जाता, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सभी तरह से। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? रक्त के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा, या में से कोई नहीं? तो इसका आंसर जाएगा भैया गुणसूत्रों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड वाला। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये एक समाप्त होता है। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया आज, थोड़ी सी ज्ञान की बातें ज़्यादा हो गई वीडियो में। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मोटिवेशन जरूरी है हमारे जीवन में। तो आई थिंक कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके बताइए जो मैंने क्वेश्चन पूछा डीएनए का फुल फॉर्म, और बताइए कि सीरीज कैसी लग रही है आपको। अच्छी लग रही है लाइक कीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियोस को। यार एक ही चीज़, तो जैसे मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ लाइक करने के लिए, लेकिन क्या है, थोड़ा सा लाइक कीजिए वीडियोस को। लाइक करने में ये फायदा रहेगा, जितने ज़्यादा लाइक रहते हैं तो वीडियो जो है सर्च में जल्दी दिखाएगा और दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। इससे ऐसा कुछ है नहीं कि भैया आप लाइक करोगे तो मेरे को पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन लाइक करो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार दूसरे लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं और वीडियोस बनाऊं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला पार्ट जो लेक्चर 7 जो भी होगा मैं आपको पढ़ाता हूँ, जल्दी आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।